गूगल का इंटरव्यू अटेंड किया है? गूगल का इंटरव्यू तो नहीं किया है। तो फिर आप ये सर्च पर गूगल लगाए, गूगल क्लाउड हाँ, का ये जॉब के लिए कहीं गए थे क्या? ट्रेनिंग में, इंटर्नशिप में अटेंड किए हैं क्या कुछ? इसके बारे में बता दो। बड़ा सवाल है जिसको लेकर मैं भी डरता था। और देखा जाए तो कॉलेज के 80-90% लड़के डरते हैं इंग्लिश को लेकर। अगर बहुत लड़के सोचते हैं कि अगर हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आईटी कंपनी में जॉब पाना है, तो सबसे पहले माइंड में यही आता है कि इंग्लिश आना चाहिए। तो क्या ये सच में आना चाहिए? अगर हमें इंग्लिश नहीं आता तो क्या करेंगे भाई? हम जॉब नहीं लेगा। डेटा स्ट्रक्चर अगर डीएसए हम नहीं सीखते तो क्या जॉब ले सकते हैं? नहीं ले सकते। कौन सा कंपनी, जैसे कि हम ये पूछना चाहते हैं कौन सा कंपनी को डीएसए चाहिए, बिना डीएसए का हायर ही नहीं कर सकते। तो बेस्ट कंपनी में जाना चाहते हो, जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो हाँ, गया, जो फ्रेशर को ही 30 लाख पैकेज देते हैं, 25-30 लाख पैकेज देते हैं, तो उसमें डीएसए बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। वो डीएसए से पूछते हैं। मैंने भी कुछ इंटरव्यू दिए हुए हैं, अमेजॉन का भी इंटरव्यू दिया है, तो उसमें भी डीएसए वो पूछते हैं। लेकिन जो और भी सर्विस बेस्ड कंपनीज आती हैं, मतलब अभी थोड़ा सा मार्केट सिचुएशन तो है ही खराब, रजिस्ट्रेशन की वजह से थोड़ा सा मार्केट सिचुएशन खराब चल रहा है। तो पर उसका ये भी मतलब नहीं है कि हाई नहीं हो रही है और आईटी इंडस्ट्री में इंजीनियर्स की डिमांड नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर कोई कंपनी इंटर्नशिप ऑफर करता है किसी स्टूडेंट को, तो क्या इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बहुत जैसे फाइनल ईयर में आपने कितना इंटरव्यू अटेंड किया और कितना इंटरव्यू को आपने क्लियर किया अभी तक? तो स्टार्टिंग मैंने बेसिकली 4.5 लाख के पैकेज से स्टार्ट किया इंटरव्यू देना, फ्रेशर बिजनेस कंपनी, फिर वहां हुआ और भी मैंने बेसिकली टीचर्स में मेरा हुआ है, टीचर्स के डिजिटल रोल पे भी मेरा प्लेसमेंट हुआ है उसमें ऑलरेडी, और हेक्सावेयर पे था, हेक्सावेयर में भी हुआ। हेक्सावेयर पे मेरा ऑलरेडी प्लेसमेंट है। हमने बहुत सारे लड़के देखा है कि 2-3 पेज में जैसे रिज्यूम बना देते हैं, ये भी लिख देते हैं कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग इन हुक कांसेप्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग, वेरी गुड नॉलेज इन द कलेक्शन फ्रेमवर्क, दिस दैट लिख देते हैं। तो क्या वो सब लिखना जरूरी है? कि क्या एजुकेशन में गैप होता है? जैसे कहने का मतलब क्या एजुकेशन में गैप होता है तो कंपनियां नहीं हायर? जैसे इंजीनियर के लिए कंपनी का महत्व ज्यादा है कि पैसा का महत्व ज्यादा है? कहाँ क्या देकर ज्वाइन होना चाहिए करते थे और चीजें सॉल्व करते थे। अच्छा ये बताइए 2025 का माहौल कैसा रहेगा? क्या इसमें हायरिंग ओपनिंग आएगा कि नहीं आएगा, फ्रेशर्स के लिए स्पेशली? हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार पंडित। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, हमारे साथ आज मिस्टर अमन श्रीवास्तव ज्वाइन है और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब कैसे पाए। जैसे कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आज हम लोग इस प्रोडकास्ट जो कि आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि रिज्यूम कैसे बनाए, रिज्यूम कैसे सिलेक्ट होता है। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, किसी भी कंपनी, रेपुटेटेड कंपनी, एमएनसी कंपनी में जॉब पाना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कितने टाइम लगेगा, कॉलेज के अलावा क्या कोई इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, इन्होंने अभी तक कितना जैसे कि इंटरव्यू, कंपनी का इंटरव्यू क्रैक किया, कितना पैकेज, जैसे कि कितना का हाईएस्ट पैकेज मिला इन्हें, लोएस्ट पैकेज कितना था। तो आज सारी चीज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो में देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को देखते रहे तो शुरू से लेकर अंत तक देखें, बीच में ना छोड़े दोस्तों, तभी आप लोग का फायदा होगा। नहीं तो आप लोग ऐसे ही करिएगा कि देखिएगा छोड़िएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन याद, जैसे कि इंट्रोडक्शन लेते हैं इनका, थोड़ा अपने बारे में बताइए। Hello everyone, so my name is Aman Srivastav and basically I'm working as a software engineer in NCR Corporation जो गुड़गांव में है। हाँ, क्या थोड़ा आप अपना, जैसे कि आपने इंजीनियरिंग किया है, बीटेक किया है, तो क्या अपना कॉलेज लाइफ, कॉलेज जर्नी के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? तो बेसिकली बीटेक मैंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच से किया है। हाँ। कानपुर में कॉलेज है। हाँ। और उसमें मैंने एडमिशन बेसिकली AKTU के थ्रू लिया था, एग्जाम काउंसलिंग के बाद। हाँ। तो मुझे वहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच अलॉट हुआ था। अच्छा। और कंप्यूटर साइंस में ही बेसिकली 4 साल का मेरा ग्रेजुएशन कोर्स था और कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू मेरी जॉब लगी। अच्छा, कॉलेज टाइम में क्या आपने, आपका ब्रांच क्या था? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। तो क्या कॉलेज टाइम में आपने कोई प्रोजेक्ट डेवलप किया था? जैसे कितना प्रोजेक्ट डेवलप किया था? तो कॉलेज के टाइम ही मतलब फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट ईयर में ही हमने कुछ प्रोजेक्ट पे काम किया था। हाँ। जैसे फर्स्ट ईयर में तो इतना कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे नहीं पता था, तो फर्स्ट ईयर में हमने कुछ बेसिक प्रोजेक्ट पे काम किया था। जैसे HTML CSS होता है, जो एक कंप्यूटर साइंस का बिगनर वहाँ से स्टार्ट करता है कि अगर वेब डेवलपमेंट के फील्ड में आप आना चाहते हैं तो जैसे HTML CSS से ही सब स्टार्ट करता है। तो हमने भी, मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था क्योंकि मैं बहुत, अब तो क्या होता है कि क्लास 12 में ही बहुत कंप्यूटर मिल जाता है, कल हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने तो हिंदी चूज किया था, तो कंप्यूटर के बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। पर कॉलेज में जैसे ही आया कुछ चीज़ें पता चली कि ये सब भी कुछ होता है, HTML CSS ये सब भी। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट करा। फर्स्ट ईयर में ही मैंने HTML CSS पे एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाया था, कैलकुलेटर बनाया था, जिसमें एक सिंपल सा UI था, एक पेज का एप्लीकेशन था और कैलकुलेटर बेस्ड उसका प्रोग्रामिंग था। तो फर्स्ट ईयर में मैंने इस चीज़ पर काम किया था। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर मुझे पता चला कि और भी एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे रिएक्ट है, Node.js है, तो मार्केट में काफ़ी डिमांडिंग चल रहा है। तो थर्ड ईयर में मैं आके बेसिकली पूरा मॉनिस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम किया हूँ। इसमें रिएक्ट, Node.js, MongoDB डेटाबेस ये सब यूज करके हमने एक पूरा फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाया हुआ है। तो जैसे आपके जो फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बनाया तो उसका क्या नाम था?
वो बेसिकली नाम डोमेस्टिका होम सर्विस ऐप था, जो कि पूरा एक रिएक्ट, नोड जेएस और मोंगोडीबी डेटाबेस करके हमने बनाया था, जिसमें बेसिकली कि वो प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता था। जैसे लेट से आपको अपने घर बैठे बैठे बार्बर बुलाना है या इलेक्ट्रिशियन बुलाना है, तो हमारे ऐप के थ्रू वो आपका लोकेशन डिटेक्ट करता था और नियर बाय ही आपके प्रोफेशनल्स को आपके वो घर तक पहुंचाता। अच्छा, तो जैसे कि आज हम सुन रहे हैं कि कोई भी कंपनी आ रही है कॉलेज में, तो क्या क्या, जैसे क्या क्या, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी उनको चाहिए? जैसे कि एज ए फ्रेशर हायर करना है, कोई भी कंपनी एचआर आ रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए? मिनिमम कौन कौन सा टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए? मतलब एज अ फ्रेशर में बोलूँ तो डीएसए तो इम्पोर्टेंट है ही। मतलब डीएसए से बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम है, जो कि मैंने बेसिकली सेकंड ईयर में स्टार्ट किया था। मैंने मतलब कुछ क्वेश्चंस वगैरह लगाने स्टार्ट कर दिया था, जिससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव हुआ। मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोच सकता हूँ कि जैसे मेरे पास कोई रियल टाइम प्रॉब्लम आता है तो उसको मैं कैसे टैकल करूंगा, किस माइंडसेट से मैं सोल्यूशन कोड लिखूंगा, तो वहाँ से डीएसए से आपको एक बेनिफिट मिलता है। बाकी फिर आजकल डिमांडिंग में तो जैसे मैंने आपको मॉनिस्टैक के बारे में बताया कि रिएक्ट हो गया, नोड जेएस हो गया, ये सब काफी डिमांडिंग है। तो वेब डेवलपमेंट की फील्ड में मतलब डिपेंड करता है आप किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। आजकल डिमांडिंग वेब डेवलपमेंट का भी फील्ड है, और जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जनरेटिव एआई है, आप चैट जीपीटी वगैरह देख ही रहे होगे कितना इस टाइम डिमांडिंग फील्ड चल रहा है। तो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आप वेब डेवलपमेंट दुनिया में जाना चाहते हो तो आप उस टेक्नोलॉजी पे फोकस करो, जैसे रिएक्ट हो गया, नोड जेएस, ये सब। Okay. अगर मान लीजिए कि डेटा स्ट्रक्चर अगर डीएसए हम नहीं सीखते तो क्या जॉब ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? कौन सा कंपनी, जैसे कि हम ये पूछना चाहते हैं कौन सा कंपनी को डीएसए चाहिए, बिना डीएसए का हायर ही नहीं कर सकती? तो डीएसए की बात करी जाए तो अगर आप मेजर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हो, जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जो फ्रेशर को ही 30-30 लाख पैकेज देते हैं, 25-30 लाख पैकेज देते हैं, तो उसमें डीएसए बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। वो डीएसए जरूर पूछते हैं। मैंने भी कुछ इंटरव्यूज दिए हुए हैं, अमेजॉन का भी इंटरव्यू दिया है, तो उसमें भी डीएसए वो पूछते हैं। लेकिन जो और भी सर्विस बेस्ड कंपनीज आती हैं और बेसिकली जो स्टार्टअप जैसी कंपनियां हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं डीएसए डिपेंड करता है कंपनी में कि आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं डीएसए नहीं भी चाहिए होता है। बाकी मॉनिस्टैक टेक्नोलॉजी, एआई, एमएल पे आपने क्या काम किया है, कितने प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो उस पर भी हायरिंग होती है। डिपेंड करता है वो कंपनी टू कंपनी। अच्छा, अभी के डेट में ऐसे सुनने में आ रहा है कि जैसे कि कंपनी आ ही नहीं रही है कॉलेज में, तो क्या सच में ऐसा हो रहा है कि कंपनी नहीं आ रही है, हायरिंग बंद हो गया है, कि कंपनी आ रही है, सब अफवाह सुनाया जा रहा है कि कंपनी नहीं आ रही है? मतलब अभी थोड़ा सा मार्केट सिचुएशन तो है ही खराब, रिसेशन की वजह से थोड़ा सा मार्केट सिचुएशन खराब चल रहा है। तो पर उसका ये भी मतलब नहीं है कि हायरिंग नहीं हो रही है और आईटी इंडस्ट्री में इंजीनियर्स की डिमांड नहीं है, ऐसा नहीं है। बेसिकली मैं भी कंपनी में हूँ, तो मुझे पता है क्या सिनेरियो क्या चल रहा है क्या नहीं। तो वो सब पे हमें डिस्ट्रैक्ट ना हो के हमें अपने स्किल पे ध्यान देना चाहिए कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें, टेक्नोलॉजी सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी सीखें, प्रोजेक्ट बनाएं, जिससे हमें बेसिकली शॉर्ट लिस्टिंग में हमारी आसानी हो। बाकी जो मार्केट सिचुएशन है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा। जैसे कि आपने 4 साल का बीटेक किया, तो जैसे फाइनल ईयर में आपने कितना इंटरव्यू अटेंड किया और कितना इंटरव्यू को आपने क्लियर किया अभी तक? तो स्टार्टिंग मैंने बेसिकली 4.5 लाख के पैकेज से स्टार्ट किया इंटरव्यू देना, फ्रेशर एज अ सॉफ्ट सर्विस बेस्ड कंपनी। फिर वहाँ हुआ, और भी मैंने बेसिकली टीसीएस में भी मेरा हुआ है, टीसीएस के डिजिटल रोल पे भी मेरा प्लेसमेंट हुआ है उसमें ऑलरेडी। और हेक्सावेयर पे था, हेक्सावेयर में भी हुआ, हेक्सावेयर भी मेरा ऑलरेडी प्लेसमेंट है बेसिकली अभी जो मैं कर रहा हूँ वहाँ पे मेरा। तो मैंने काफी सारे इंटरव्यूज दिए, पहले में कुछ रिजेक्ट भी हुआ उससे, लेकिन मेरी लर्निंग इंप्रूव हुई कि मुझे इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यूअर के सामने कैसे आंसर देना है, तो वहाँ से भी मैंने कुछ सीखा। फिर फाइनली मैंने अपना क्रैक किया इंटरव्यू। क्या आपने अभी तक कहीं गूगल का इंटरव्यू अटेंड किया है? गूगल का इंटरव्यू तो नहीं किया है। तो फिर आप ये सर्च पे गूगल लगाए, गूगल क्लाउड का ये कहीं गए थे क्या, ट्रेनिंग में, इंटर्नशिप में अटेंड किए हैं क्या कुछ? मैं इसके बारे में बताता हूँ। बेसिकली गूगल क्लाउड है जो प्लेटफॉर्म, वहाँ पे कुछ चैलेंजेस होते रहते हैं। क्विक लैब है इनका, गूगल क्लाउड का एक बेसिकली प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पे एक टास्क टाइप का प्रोजेक्ट मिला था मुझे, तो उसको मैंने कंप्लीट किया था, तो गूगल की तरफ से मुझे ये हुडी मिला था बेसिकली। अच्छा, तो जैसे कि हम ये थोड़ा और जानना चाहते हैं, जैसे कि आजकल के लड़के, कहने का मतलब कि नॉन टेक्निकल है, कहने का मतलब कि आप तो कंप्यूटर साइंस का इजीली जॉब पा सकते हैं। अगर जो नॉन टेक्निकल है, जैसे कि जो लड़का मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किया है, जो सिविल से किया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, केमिकल से किया है, तो अगर वो चाहता है कि हमें आईटी कंपनी में जॉब चाहिए, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आप उसके लिए क्या गाइड करना चाहते हैं? वो कैसे बनेगा भाई? उसको इंटरेस्ट है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनूंगा। हाँ, मतलब काफी बढ़िया सवाल है आपका ये। और बात है, मतलब कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप मेहनत कर रहे हो। और कंपनी का कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि मैं बस कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को लूंगा, मैं मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को नहीं लूंगा। कैंपस हायरिंग जब होती है तो उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाता मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज में। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन वो कंपनी पर डिपेंड करता है। लेकिन आजकल के इसमें मेन आपका स्किल मैटर करता है। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आप स्टार्ट करो डीएसए के सवाल लगाना, जैसे आप एरे स्ट्रिंग से स्टार्ट करो,
कुछ इजी लेवल के सवाल स्टार्ट करो। हाँ। आजकल तो इतने प्लेटफॉर्म्स है, इतने यूट्यूब चैनल्स हैं जिससे हाँ। आप इजीली पढ़ सकते हो चीजें। हाँ। प्रैक्टिस करना है तो प्लेटफॉर्म जैसे लीड कोड है, हाँ। हैकर रैंक है, ठीक है, ये सब हैकर रैंक से भी स्टार्ट कर सकते हो। हाँ। जब आपके क्वेश्चंस आपके बनने लगे तो आप धीरे धीरे लीड कोड पे मूव करो, फिर कोड अच्छा। शेफ पे मूव करो, हम्म। जिससे आपकी क्या होगा कि आप प्रैक्टिस भी करोगे। हाँ। सिर्फ यूट्यूब से पढ़ना, कॉपी में नोट्स बना लेना वो काम नहीं करेगा। तो आप यहाँ से डीएसएस से स्टार्ट कर सकते हो धीरे धीरे, फिर वेब डेवलपमेंट के भी दुनिया में आप आओ, एचटीएमएल करो, सीएसएस करो, रिएक्ट पढ़ो। तो मतलब डिपेंड करता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हो जॉब लेने में और आप कितना मेहनत कर रहे हो। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छा, हमने ऐसे देखा कि जैसे कि मैं भी हैदराबाद में था, तो लड़के क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं। 4 साल का बीटेक होता है, 2 साल इंजीनियरिंग किए, तीसरा साल बेंगलोर भाग जा रहे हैं, हैदराबाद चले जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं तैयारी करने आया हूँ, मैं जावा डेवलपर के क्लासेस करने आया हूँ। तो क्या कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता कि वो लोग भाग जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज मतलब पूरा कॉलेज पे ही डिपेंड नहीं हो सकते हम। हमें कुछ चीजें अपने से भी करनी होंगी। मैटर करता है कितना एफर्ट लगा रहे हैं आप। आजकल तो इतने ओपन सोर्स अवेलेबल है, यूट्यूब है, आर्टिकल्स पढ़े हैं आप, गीक्स फॉर गीक्स पे डालो, कोई भी टॉपिक डालो, आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, आपको पूरा इंटरनेट पे ही मिल जाएगा। तो ऐसा मुझे कोई नीड नहीं लगता, मतलब बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मुझे ऐसा कोई नीड नहीं लगा। मैंने खुद से ही चीजें अपनी करी, खुद से ही सीखा। दोस्तों से डिस्कशन करो, एक अच्छा आपका एनवायरनमेंट मैटर करता है कि आप कॉलेज में आपके 4 दोस्त कैसे हैं, वो कितने इंटरेस्टेड हैं टेक्नोलॉजी को लेके, उनसे डिस्कस करो कि आज मैंने ये सवाल लगाया, आज मैंने ये टेक्नोलॉजी सीखी। तो उस टाइप का माहौल होना चाहिए। देखिए, एक और बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर मैं भी डरता था, और देखा जाए तो कॉलेज के 80-90% लड़के डरते हैं इंग्लिश को लेकर। अगर बहुत लड़के सोचते हैं कि अगर हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आईटी कंपनी में जॉब पाना है, तो सबसे पहले माइंड में यही आता है कि इंग्लिश आना चाहिए। तो क्या ये सच में आना चाहिए? अगर हमें इंग्लिश नहीं आता तो क्या करेंगे भाई, हमें जॉब नहीं लगेगा? मतलब देखिए, इंग्लिश इंपॉर्टेंट तो है, और मतलब आईटी कंपनी में हो तो मतलब कोई भी कंपनी में हो, आजकल इंग्लिश तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका जैसे अब इंटरव्यू में ये सब भी देखा जाता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। क्योंकि अब आजकल क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द आईटी कंपनीज जो है वो जैसे यूएसए की कंपनीज है, जैसे आप किसी ऐसे कंपनी में हो जो अब्रॉड की कंपनी, अब्रॉड के क्लाइंट है, तो आप उनसे कैसे बात करोगे अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है? अगर नहीं है अच्छा है तो इसमें कोई आपको मतलब डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है कि मेरा इंग्लिश कमजोर है, मैं जॉब नहीं ले पाऊंगा। आप प्रैक्टिस करो, लोगों से बात करो, धीरे धीरे आप सीखोगे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। आप मॉक इंटरव्यूज, आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन आप मॉक इंटरव्यूज दो, इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगा, फिर आपको इंटरव्यू में मदद मिलेगी उससे। अच्छा, जैसे कि हमने बहुत सारे लड़के ये बोलते हैं कि हिंदी में इंटरव्यू क्यों नहीं होता, तो हमें लगता है कि यही कारण है। जैसे कि यूएस का क्लाइंट है, अनदर देश का क्लाइंट है, तो हिंदी जानते नहीं है, जिसके कारण हिंदी में, जैसे कंपनी इंडिया का तो हिंदी में ले लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई इंडिया का जैसे क्लाइंट वेंडर जो है सो यूएस का रहता है, दूसरे देश का रहता है, सब उधर से प्रोजेक्ट आते हैं, तो हिंदी वाला लेकर क्या करेगा? मैनेजर हर टाइम नहीं अवेलेबल रहेगा आपका प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए क्लाइंट से, तो वो सब आपको हैंडल करना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आप इंजीनियर, एज ए इंजीनियर वर्क कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो क्या ज्यादा प्रेशर रहता है कि कम प्रेशर रहता है? अगर प्रेशर ज्यादा होता है तो आप कैसे हैंडल करते हैं प्रेशर? मतलब डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में हो, और प्लस वहाँ का कल्चर कैसा है, टीम कैसा है। तो प्रेशर नो डाउट मतलब डिपेंड करता है कि आप, कभी कभी प्रेशर रहता है, कभी नहीं रहता है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट में, आपके प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है। तो कभी कभी होता है कि कभी कभी ज्यादा काम होता है, कभी कभी एकदम काम नहीं होता, तो चिल रिलैक्स करते रहते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का कल्चर कैसा है, आपका टीम का एनवायरनमेंट कैसा है, प्लस प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो ऐसा होता है। अच्छा, क्या है कि बहुत सारी कंपनियां हायरिंग टाइम लिखती है प्रोविजन पीरियड 3 मंथ 6 मंथ, तो प्रोविजन पीरियड में क्या होता है? क्या कोई डायरेक्ट प्रोजेक्ट दे देते हैं, क्या वो लोग ट्रेनिंग देते हैं, कि क्या करते हैं? जैसे प्रोविजन पीरियड में क्या कर सकते हैं? प्रोबेशन पीरियड बेसिकली कंपनी का एक क्राइटेरिया होता है, लेट्स से 3 महीने 6 महीने रख दिया, तो उसमें वो आपके परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं कि आपने इस 3 महीने में आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। एट द एंड फिर वो इवेल्युएट करते हैं कि इस बंदे का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो उस हिसाब से इसको फुल टाइम रोल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो प्रोबेशन पीरियड में भी डिपेंड करता है कि आप कैसे कंपनी में हो। बहुत कंपनीज हो सकता है प्रोबेशन पीरियड में आपको ट्रेन कर रही हो, फिर प्रोजेक्ट लास्ट में प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद प्रोजेक्ट दे रही है। पर मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में आपको ट्रेनिंग के साथ साथ प्रोजेक्ट में भी अलाइन कर देते हैं, तो आप प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हो और आपका साइड बाय साइड ट्रेनिंग चलेगा। अच्छा, जैसे कि मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई कंपनी इंटर्नशिप ऑफर करता है किसी स्टूडेंट को, तो क्या इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत सारे लड़के को डाउट ये रहता है कि मैं इंटर्नशिप 6 महीने का 3 मंथ का ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ, मैं इतना दिन प्रिपरेशन करूंगा तो कोई फुल टाइम जॉब ले लूंगा। तो आपके जैसे कि आपको क्या लगता है, इंटर्नशिप, अगर कोई लड़का इंटर्नशिप का ऑफर लेटर लेता है तो उसको ज्वाइन इंटर्नशिप करना चाहिए या उसको फुल टाइम जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट रहेगा?
मतलब मैं बताऊँ अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। तो मैंने स्टार्ट इंटर्नशिप से ही करी थी। अच्छा। तो कॉलेज के 7th सेमेस्टर में ही मेरा इंटर्नशिप लग गया था। तो मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि मैं तो 7th सेमेस्टर से मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई तो मेरा बीटेक कंप्लीट होते होते मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस 6 महीने का मिल गया था। तो उस पॉइंट ऑफ से मेरा कोई लॉस नहीं हुआ, मेरा बेनिफिट हुआ कि मेरे एक्सपीरियंस में 6 महीने का इंटर्नशिप भी ऐड हो गया। तो कहीं ना कहीं फ्रेशर के लिए तो मतलब मैं कहूंगा कि इंटर्नशिप से अगर आप स्टार्ट करो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको अगर फुल टाइम रोल मिल रहा है तो फिर वो तो बेस्ट है। फिर तो आपको जैसे कि इंटर्नशिप का जो एक्सपीरियंस मिला, उसका जैसे कहने का मतलब कि क्या आपने उसी कंपनी में कंटिन्यू कर दिया कि दूसरे कंपनी में अप्लाई किया, वो उस इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस का यूज करके सेम कंपनी में आपको रख लिया गया कि आपने दूसरे कंपनी में अप्लाई करके जॉब लिया? नहीं, मैं सेम कंपनी में। अच्छा, सेम कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से मेरा फुल टाइम कन्वर्ट हो गया था। जैसे स्टार्टिंग में आपको इंटर्नशिप के लिए हायर किया गया था, 6 महीने इंटर्नशिप दिया जाएगा, उसके बाद वो लोग फुल टाइम कर दिया, परमानेंट कर दिया आपको। अच्छा, तो जैसे एक और जैसे कि कहने का मतलब कि ऑफ कैंपस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कॉलेज तो इंडिया में बहुत सारे हैं, दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, कॉलेज भरी पड़ी है, लेकिन हर स्टूडेंट कॉलेज से जॉब नहीं पा सकते, तो आपको मालूम है। क्योंकि जब कंपनी कोई जाता है, कोई इंटरव्यू होता है, तो उसमें बहुत सारा क्राइटेरिया डाल दिया जाता है कि अगर आपका मार्क्स जो है 10th 12th में, इंजीनियरिंग में भी अगर जैसे 60% मिनिमम होना चाहिए, 70%, बहुत कॉलेज का 80% होना चाहिए, तभी आप इस कंपनी के लिए एलिजिबल है। तो हर कोई तो जैसे कि कॉलेज से क्रैक नहीं कर सकते इंटरव्यू। तो जैसे बाहर कैसे क्रैक किया जाए, जैसे बाहर कैसे अप्लाई किया जाए, बाहर कैसे जॉब लिया जाए? हाँ, तो मतलब ऑफ कैंपस जॉब लेना भी एक मतलब स्किल है। बेसिकली आप ऑफ कैंपस में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कंपनी आपके कॉलेज में नहीं आ रही है, हो सकता है उसकी हायरिंग ऑफ कैंपस हो, तो आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। और ऑफ कैंपस में सबसे फर्स्ट थिंग होती है आपकी रिज्यूमे। आपका रिज्यूमे बेसिकली ATS सिस्टम से स्कैन किया जाता है, और कोई भी हायरिंग मैनेजर बहुत ज़्यादा बेसिकली उस पर टाइम नहीं लगाता रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में। तो आपका रिज्यूमे इतना इंप्रेसिव होना चाहिए कि उसको फर्स्ट रीड में ही लगे कि हाँ, बंदा टेक्निकली साउंड है, इसने प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो प्रोजेक्ट आपका रिज्यूमे बहुत मैटर करता है। एक फ्रेशर के लिए बेसिकली वन पेज का ही रिज्यूमे मोस्ट प्रेफरेबल होता है, कि बेसिकली वो 1 पेज में ही पूरा एक्यूमुलेट कर दे। उसमें उसके प्रोजेक्ट्स क्या क्या किए हैं, उसके जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने सीखे हुए हैं जैसे C++, जावा, पाइथन, वो सब पूरा होना चाहिए। आपने किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो वो सब पूरा चीज बेसिकली 1 पेज के अंदर ही आना चाहिए। हमने बहुत सारे लड़के ये देखा है कि 2-2, 3-3 पेज में जैसे रिज्यूम बना देते हैं, ये भी लिख देते हैं कि आई एम वेरी स्ट्रांग इन उप कंसेप्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग, वेरी गुड नॉलेज इन द कलेक्शन फ्रेमवर्क, दिस दैट लिख देते हैं। तो क्या वो सब लिखना जरूरी है कि डायरेक्ट टेक्नोलॉजी का नाम डाल दीजिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये उचित रहेगा? यानी क्या कैसे, जैसे कि एक रिज्यूम 1 पेज में बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायर होना चाहिए? मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन रिज्यूमे में देना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। बाकी इंटरव्यू में तो आप डिस्कशन करोगे, वो तो करेंगे। रिज्यूमे में मेरे हिसाब से तो लेट्स से आप जावा टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, तो आपने जावा लिख दिया बेसिकली, तो टेक्नोलॉजी के नाम भी लिखना जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि 1 पेज का ही मोस्ट प्रीमियम रिज्यूमे होना चाहिए फ्रेशर के लिए। तो लेट्स से आप रिएक्ट, आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, आप प्रोजेक्ट को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हो कि प्रोजेक्ट का आपने टाइटल दिया कि मैं इस प्रोजेक्ट पर काम किया हूँ, उसमें ये टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, इसमें हाई लेवल पे ये चीजें हो रही हैं। तो आप वो थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में हल्का सा मेंशन कर सकते हो। पर आप बोलोगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं इस चीज में अच्छा हूँ, इस तो काफी मतलब हजारों चीज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो मतलब मेरे हिसाब से कंप्लीट ही नहीं होगी, इतना एक्सप्लेन किया जाए। वो चीजें आप इंटरव्यू में दिखा सकते हो, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, इसमें मेरी एक्सपर्टीज है, तो वहां पे अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको। अच्छा, बहुत लड़के का हमने रिज्यूम देखा, बहुत लड़के हमको भेजे भी रिज्यूम की थोड़ा देखिए रिज्यूम मेरा सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो मैं बहुत लड़के का देखा कि वो लोग फैमिली बैकग्राउंड भी रिज्यूम में डाल दिया है, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स में अपना नाम डाले, फादर का नाम, मदर का नाम, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती है, बहन कितना है, तो क्या ये सब डालना जरूरी है रिज्यूम में? नहीं, मेरे हिसाब से हमें भी नहीं लगता कि ये सब जरूरी है, लेकिन उन्होंने डाल दे रहे हैं। का मेंशन करना कोई उचित नहीं है। आप बेसिकली आप एक जॉब लेने जा रहे हो, तो आप जितना टेक्निकल डिटेल डालोगे, अपना नाम तो आपको नो डाउट डालना है, प्लस आप उसमें लिंक्डइन प्रोफाइल मेंशन करो, अपना जीमेल अकाउंट मेंशन करो, उसमें अपना कांटेक्ट नंबर मेंशन करो, उसमें अपना कॉलेज मेंशन करो कि इसमें आपने इतना CGPA बीटेक में पाया, इतना आपने क्लास 12 में पाया। अगर आप लिंक्डइन का अकाउंट बेसिकली मैंने आपको बोला मेंशन करने को, अगर आप किसी ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म पे कोडिंग कर रहे हो, लेट्स से लीड कोड पे आप कर रहे हो, गीक्स फॉर गीक्स पे कर रहे हो, तो उसका आप लिंक मेंशन करो। आपने लेट्स से कोई पोर्टफोलियो बनाया है, तो उस पोर्टफोलियो का लिंक मेंशन करो। तो मतलब जितना आप टेक्निकल रहोगे, अगर आप टेक्निकल रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसी वे में आपका रिज्यूमे होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि आपने अभी नाम लिया लिंक्डइन, थोड़ा अब नाम लिया तो मैं पूछ ही लेता हूँ, लिंक्डइन स्टूडेंट या एम्प्लॉय को कैसे हेल्प करता है जॉब लेने के लिए? हमें तो आज तक हमें नहीं लगता कि लिंक्डइन से जॉब मिलता है।
क्या आपका क्या कहना है लिंक्डइन के बारे में? नहीं मतलब लिंक्डइन नो डाउट बहुत ही अच्छा बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और मैं तो मतलब बेसिकली ऑफिस से छूटता हूँ तो मैं तो मतलब रोज आधे घंटे 1 घंटे लिंक्डइन पे टाइम स्पेंड करता हूँ। अच्छा। वहाँ से मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वहाँ से आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। लेट्स से किसी भी कंपनी में हायरिंग आई है, आप डायरेक्ट एचआर से उसको कनेक्शन भेज के उससे बातचीत करके अपना रिज्यूमे शेयर करके वहाँ से आप एक कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर सकते हो, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसके थ्रू मतलब काफ़ी बेनिफिट मिलता है। लिंक्डइन के थ्रू आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, एचआर से कनेक्ट कर सकते हो, आप देख सकते हो कि बेसिकली वर्ल्ड में क्या चल रहा है। लेट्स से किसी ने आर्टिकल पोस्ट किया, किसी ने अपना सर्टिफिकेशन डाला कि आज मैं इस टेक्नोलॉजी पे सर्टिफिकेशन मैं अचीव किया हूँ, तो उससे आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि आज इसने इस टेक्नोलॉजी पे काम किया, चलो मैं भी देखता हूँ। तो मैं तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आधे घंटे रोज लिंक्डइन देखता हूँ। अच्छा, बहुत सारे फ्रेशर स्टूडेंट का ये क्वेरी रहता है कि हम जैसे बहुत डिफरेंट जॉब पोर्टल यूज कर रहे हैं, Naukri.com, इंडीड यूज कर रहे हैं, वर्क इंडिया यूज कर रहे हैं, जॉब हाई यूज कर रहे हैं, बहुत सारा, लेकिन कॉल ही नहीं आ रहा है। क्यों कॉल नहीं आ रहा है, क्या रीजन है? मतलब अब डिपेंड करता है कि सिचुएशन, थोड़ा सा सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, प्लस आपका रिज्यूमे क्या है, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लस आप एक ऑथेंटिकेटेड जॉब प्रोफाइल पे अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे तो फेक जॉब्स भी निकलते रहते हैं अपना लेट्स से। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप ऑथेंटिकेटेड जॉब पे अप्लाई कर रहे हो, प्लस आपका रिज्यूमे अच्छा है, टेक्निकली साउंड हो, तो ऐसा नहीं है, मतलब कॉल्स तो आती हैं। अच्छा, जैसे एक और डाउट था, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि जैसे कि क्या एजुकेशन में गैप होता है? जैसे कहने का मतलब क्या एजुकेशन में गैप होता है तो कंपनियां नहीं हायर करती है? जैसे कि मान लीजिए कि हम 2021 का पास आउट है, अगर हम 2025 में किसी कहीं भी अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा कहीं? नहीं तो बहुत एचआर पूछता है कि गैप क्या, जैसे 2021 से अभी तक आपने क्या किया, तो क्या क्या रीजन है? आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि आपने क्यों गैप लिया। मैं अपना बताऊं तो मैंने भी 12th के बाद 1 साल गैप लिया था, बेसिकली जेई की प्रिपरेशन के लिए। तो मुझसे कोई भी रीजन पूछता है तो मैं बताता हूँ बेसिकली मैं जेई की प्रिपरेशन के लिए मैंने गैप लिया। तो अगर जेन्युइन रीजन है तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएटिंग फैक्टर है वो। जैसे कि हमने बहुत जॉब डिस्क्रिप्शन देखा, जो आईटी कंपनी जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वाले जॉब को रिलीज कर रहे हैं, तो ऑलरेडी लिख दे रहे हैं कि मिनिमम 60% मार्क्स 10th 12th और नो एजुकेशन गैप, डायरेक्ट वहीं पे लिख दे रहे हैं नो एजुकेशन गैप। उसके बाद ये भी लिख रहे हैं कि जैसे कि बैक नहीं होना चाहिए सेमेस्टर में। तो ये सब क्या रीजन है, बैक क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब डिपेंड करता है। जैसे बैकलॉग को तुमने देखा है कि बैकलॉग तो नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी में, क्योंकि आपको डिग्री तो आपको लगाना ही पड़ेगा। किसी भी कंपनी में आप जा रहे हो तो लेट्स से बीटेक किया आपने तो आपका वो पास तो होनी चाहिए, क्योंकि डिग्री तो आपको लगाना पड़ेगा। तो कोई भी बैक लगा होगा आपका तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बैक तो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं लगना चाहिए। रही बात परसेंटेज की, तो वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि उनका क्या क्राइटेरिया है। अच्छा, तो जैसे आप अभी तक जॉब कर रहे हैं तो आपका रोल क्या है आपकी कंपनी में? मेरा बेसिकली मोर ऑफ एन ओरेकल क्लाउड पे मैं ज़्यादा काम करता हूँ। ओरेकल क्लाउड हो गया, बेसिकली जैसे बीप रिपोर्ट्स वगैरह बनाना और डेटा मॉडल क्वेरी लिखना, डेटाबेस रिलेटेड काम जो होते हैं। प्लस मेरा काम कुछ मॉन स्टैक का भी है। तो बेसिकली जैसे करेंटली भी मैं कुछ गिटहब एक्शंस पे भी काम कर रहा हूँ। तो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, तो डिपेंड करता है। जैसे कि हमने सुना कि हायरिंग कंपनियां कुछ बोलकर कर लेती है, कंपनी में आने के बाद कुछ टेक्नोलॉजी दे देती है कि इस पे काम करना है, तो क्या ये सच में होता है? जैसे कि हायरिंग टाइम बोलेगी जावा पे काम करना है, जावा पे इंटरव्यू हो जाएगा, अब कंपनी में आने के बाद बोलेगी पाइथन पे करना है, मॉन स्टैक पे करना है, तो क्या ऐसे होता है क्या रियल में? जैसे कि आईटी कंपनी में कुछ भी फिक्स नहीं होता, अब जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है वो सीखना है, करना है, तो क्या ऐसे ही होता है? मतलब वो भी मैं कहूँगा कंपनी पे डिपेंड करता है। प्लस नो डाउट आपको थोड़ा सा तो वोलेटाइल होना पड़ेगा कि आप किसी एक टेक्नोलॉजी पे ही नहीं रह सकते कि मैं बस यही करूंगा और कोई भी चीज़ हो इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल तो होना पड़ेगा कि आज प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट जावा पे है, कल पाइथन पे आ रही है, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि आप कितना जल्दी कोई टेक्नोलॉजी सीख सकते हो, वो तो मैटर करता है। प्लस इतना ज़्यादा मतलब कि इतना ज़्यादा उसमें नहीं होता वेरिएशन की, रोज बदलते ही रहेंगे। अच्छा, आईटी कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम हाइक के बारे में जानना चाहेंगे। मान लीजिए कि किसी जैसे कि कोई स्टूडेंट कॉलेज से या जैसे फ्रेशर आई सेलेक्ट 4 LPA पे सेलेक्ट होता है या 3 LPA पे, सपोज 3 LPA ही मानिए, स्टार्टिंग सैलरी 3 LPA होता है, तो 2 साल बाद उसका सैलरी कितना हो सकता है? मतलब इसका मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस स्टार्टिंग 3 लाख से किया है वो, तो 2 साल बाद वो कितना उसको, जैसे कंपनी चेंज करे, सेम कंपनी पहले बताइए कितना हाइक देता है, हाई क्राइटेरिया क्या है?
मतलब हाई क्राइटेरिया तो आपका परफॉर्मेंस ही है कि हाँ। आप कितना अच्छा परफॉर्म कर हाँ। रहे हो और कितना परसेंट देती है उस लेवल पे। इतना ज़्यादा मुझे अभी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, हाँ। क्योंकि मुझे भी अभी 1 साल ही होने वाले हैं, अच्छा, मैं भी अच्छा, हाँ। रिसेंटली कॉलेज से हाँ, भी हाँ, ग्रेजुएट हुआ हाँ, हूँ, हाँ, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा इस बारे में मैं ज़्यादा हाँ, मतलब हाँ। कुछ नहीं कह सकता, मुझे भी इसके बारे में हाँ, कम जैसे कि एक्सपीरियंस। हमने देखा कि बहुत सारे लड़के बोल रहे थे कि टीसीएस वाले 8% दे रहे हैं, 5% दे रहे हैं, हम्म। तो इतना हाई से क्या होगा? मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि डिपेंड करता है कि हम्म। कंपनी में कैसे हो, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, और हम्म। मतलब इस बारे में थोड़ा सा मैं कम जानकारी दे पाऊंगा हम्म। क्योंकि अभी मेरा अच्छा, बेसिकली जैसे आपने बोला कि टीसीएस का ऑफर लेटर था और बहुत सारे कंपनी का ऑफर लेटर था अपने पास, तो फिर वो सब एमएनसी कंपनी है जब, तो वो सब कंपनी आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया? मतलब अब बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जैसे कि लोकेशन का भी थोड़ा सा मेरा फैक्टर था, और प्लस मेरे कुछ सीनियर्स ऑलरेडी कर रहे थे, तो वहाँ से मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला, पॉजिटिव फीडबैक मिला, और तो वहाँ से भी है। मतलब नो डाउट कंपनी सारी अच्छी है, और मुझे कोई किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं क्या ज्वाइन कर रहा हूँ क्या नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो जहाँ सीखने को मिल रहा है वही अच्छा है। अच्छा, जैसे कि हाँ, इंजीनियर के लिए कंपनी का महत्व ज्यादा है कि पैसा का महत्व ज्यादा है? कहाँ क्या देकर ज्वाइन होना चाहिए? मतलब पैसा तो आ ही जाएगा अगर आप स्किल्ड हो। मेरे हिसाब से पहले आपको स्किल पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, फ्रेशर को जैसे फ्रेशर के मैक्सिमम लिए स्किल्स पे ही ध्यान देना चाहिए। ये पहले ही नहीं सोचना चाहिए कि मैं कितना अर्न कर रहा हूँ क्या नहीं। स्टार्टिंग के कुछ साल तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा, तो मेन मैटर स्किल करता है। बाकी सेकेंडरी चीजें तो है ही, नो डाउट पैसा इंपॉर्टेंट तो है ही, पर अगर आपने अच्छा स्किल कर लिया तो पैसा तो मिलेगा ही आपको, तो किसी भी कंपनी में हो पैसा तो मिलेगा, नो डाउट। तो जैसे कि देखिए, ऐसे बात करके तो आपसे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा हम इतना बताइए कि हमारे व्यूअर्स अभी तक आपको देख रहे हैं इस वीडियो को, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को गाइड करें, क्योंकि हमारे व्यूअर्स इसलिए देख रहे हैं कि वो भी जॉब खोज रहे हैं आईटी कंपनी में। बहुत सारे नॉन टेक्निकल भी होंगे, सीएसआईटी ब्रांच नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहे हैं कि हम आईटी ज्वाइन करेंगे तो हमारा लाइफ सेट हो जाएगा यानी पैसा भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन वो उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा, प्रॉपर गाइडेंस की कैसे क्या करें, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, यानी पढ़ाई का टाइम क्या होना चाहिए, कि कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कैसे पढ़ाई करें, कैसे अप्लाई करें, क्या पैसेंस रखना पड़ेगा, कि बहुत लड़के तो घबरा जाते हैं कि जॉब ही नहीं लग रहा है भाई 2 ही 3 महीना में। नहीं, पेशेंस रखना पड़ेगा, प्लस मैटर करता है कि आप कितने फोकस्ड होकर काम कर रहे हो। एक प्रॉपर अपना शेड्यूल बनाओ कि मुझे इस चीज पे ये टाइम ये करना है, ये टाइम मतलब मस्ती भी करो, चिल करो, उसमें तो भाई सब करते हैं, लेकिन एक फोकस टाइम होना चाहिए कि मुझे इस टाइम इतना पढ़ाई करना है, मुझे आज ये इतने सवाल लगाने हैं डीएसए के, आज मुझे ये टेक्नोलॉजी सीखनी है। प्लस जैसे मैंने लिंक्डइन के बारे में बताया, तो लिंक्डइन को थोड़ा ज्यादा यूज करो, देखो कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, एचआर से कांटेक्ट बनाओ, अपने सीनियर से कांटेक्ट बनाओ, कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ो, और प्लस यही सब चीजें हैं, थोड़ा सा लगना पड़ेगा आपको। अच्छा, आपने कॉलेज टाइम मान लीजिए स्टार्टिंग में तो नहीं पूछेंगे, फाइनल ईयर में क्या पढ़ाई पे ज्यादा फोकस दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? यानी बहुत सारे लड़के जैसे कि लास्ट ईयर आता है तो घर भाग जाते हैं, कॉलेज ही नहीं जाते, पढ़ाई ही नहीं करते हैं, बोलते हैं लास्ट ईयर में पढ़ाई क्या करना है। तो क्या पढ़ाई कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? मतलब कर रहे थे, क्योंकि हमारा कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है। हमारे कॉलेज में काफी रिस्ट्रिक्शंस भी थे कि हमें अटेंडेंस रेगुलरली क्लास जाना है, वो सब चीजें थी। प्लस सिंस मैं मतलब कॉलेज में कंपनीज आना स्टार्ट हो गई थी, तो हम सब मतलब सीरियसली फिर इंटरव्यू के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करते थे और चीजें सॉल्व करते थे। अच्छा, ये बताइए 2025 का माहौल कैसा रहेगा? क्या इसमें हायरिंग ओपनिंग आएगा कि नहीं आएगा, फ्रेशर्स के लिए स्पेशली? नहीं, मतलब हायरिंग तो चल ही रही है। मेरे कॉलेज में भी मैं कुछ देखता हूँ पोस्ट वगैरह, तो मतलब कंपनी से जाती ही है, तो मतलब नो डाउट हायरिंग तो चल ही रही है। प्लस वही है कि कंपनी सेलेक्टेड लोगों को लेना ज्यादा प्रेफरेबल है। जो मास हायरिंग अगर नहीं हो रहा है तो उसमें वो देखते हैं कि बंदा कितना टेक्निकल है और किसी चीजों पे वो काम कर रहा है। मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ बेसिक नॉलेज तो हर चीज का होना चाहिए। आपके पास प्रोजेक्ट, आपके पास एक बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट तो होना ही चाहिए एज अ फ्रेशर। अच्छा, चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप लोगों को, क्या आप लोग इस पॉडकास्ट से कुछ समझे, कुछ सीखे कि नहीं सीखे, या हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। और ध्यान देने की बात है दोस्तों कि इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, कॉलेज फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों, कि और दूसरों को भी हेल्प मिल सके। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हमने बहुत सारे भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का क्लास जैसे अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पे, तो आप लोग वहां भी जाकर विजिट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।